अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है राष्ट्र की भाषा है हिंदी। भाषा संप्रेषण प्रमुख आधार है। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि मानव जाति का विकास भाषा के माध्यम से ही हुआ है। भाषा अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। किसी समाज या देश का विकास उस समाज या देश के लोगों के विचार और उसकी अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। भारत एक बहुभाषी देश है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1928 में लिखा है कि भारत में 364 भाषाएं एवं बोलियां हैं। द पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण 2013 द्वारा वर्ष 2013 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में तब 780 भाषाएं प्रचलित थीं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं की भिन्नताओं में भी भारतीय संस्कृति एक होने के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कच्छ से कामरूप तक की जनता ने अपनी आवश्यकताओं और परस्पर सहयोग के लिए हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार देश भर में परस्पर सहयोग के लिए जिस भाषा को जनता स्वीकार कर चुकी है, उस हिंदी भाषा को आजकल हम राष्ट्रभाषा, देश की भाषा, संपर्क भाषा, जोड़ने वाली भाषा, सहयोग की भाषा आदि नामों से जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में लगभग 1000 वर्ष पूर्व से ही देश की भाषा, राष्ट्रभाषा या संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके लिए ना तो हिंदी प्रेमियों को आंदोलन की जरूरत पड़ी थी और ना ही किसी सरकारी व्यवस्था की शरण की आवश्यकता हुई। हिंदी जनता की मांग पर अपने आप देश की सर्वजन की भाषा बनी हुई है। आज देश में हिंदी के प्रति जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली हिंदी के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। स्थूल में सबका मतलब यही है कि भारत के हर एक कार्य क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग हो, क्योंकि भारत की सामान्य जनता हिंदी को आसानी से समझती है। आज हिंदी कई रूपों में प्रयोग हो रही है, जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, बोलचाल की हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी आदि। मगर गौर से देखा जाए तो उपर्युक्त सभी रूप राष्ट्रभाषा हिंदी के ही अंतर्गत आते हैं या समा जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि हिंदी का विकास या प्रचार प्रसार किसी भी रूप में क्यों न हो, आखिरकार वह राष्ट्रभाषा हिंदी का ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में 324 सदस्यों वाली संविधान सभा ने एक मत से स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू होते ही हिंदी संघ की राजभाषा बन गई। धारा 343 से 351 तक तथा इनके साथ लगे अनुबंधों और उपबंधों में इसका उल्लेख है। जैसा कि पहले कहा गया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में लगभग 1000 वर्ष से चली आ रही है। संविधान या विधि के अनुसार राष्ट्रभाषा का अर्थ कुछ भी हो, परंतु साधारण जनता के अनुसार तो राष्ट्रभाषा वही है जो सारे भारत को जोड़ती है और भिन्न भिन्न मातृभाषाओं के बीच में संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। इस दृष्टि से भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह मान्यता एक अलिखित परंपरा है जो भारतीय जनता के मस्तिष्क पटल पर सदियों से है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की परंपरा चंद्रबरदाई अमीर खुसरो के समय से चली आ रही है। समय समय पर बदलते परिवेश में हिंदी भी बदलती गई। समय समय पर बदलते परिवेश में हिंदी भी बदलती गई। जैसा कि संत कबीरदास ने कहा है कि भाषा बहता नीर है। हिंदी भाषा हमेशा नए शब्दों का गठन, अर्जन और संग्रह करते हुए अपने को नई परिस्थिति के अनुसार ढालते हुए आगे बढ़ती रही है। देश भर में हिंदी का प्रचार प्रसार और विकास देश की जनता की मांग है। देश की जनता ने ही अपने आप इस भाषा को व्यवहार की भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में या फिर आपस में विचार विनिमय के लिए काम चलाओ भाषा के रूप में स्वीकारा है। इस तरह हिंदी को जोड़ने वाली भाषा के रूप में या संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए देश की जनता पर किसी का दबाव नहीं था। स्वयं जनता ने एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए इस भाषा को स्वीकारा है।
भारत के इतिहास में अब तक दो ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियां आई हैं जिसमें देश की जनता अपने आप संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर एकजुट हो गई थी। दूसरे अर्थों में संपूर्ण भारत एक हो गया था। इनमें से पहला था मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का समय। इस समय देश की जनता भक्ति के नाम पर एक हो चुकी थी। पूरे देश में साधु संत कवियों ने देश भ्रमण करते हुए देश की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों को सुधारा और जनता के में जीवन के प्रति आस्था और विश्वास की भावनाओं को जगाया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय एकीकरण की इस प्रक्रिया में हिंदी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सही अर्थों में उस समय हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में अपना दायित्व निभाती रही। कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, मीरा जैसे कई प्रसिद्ध कवियों ने हिंदी के माध्यम से देश व समाज को संगठित करने का काम किया है। दूसरी परिस्थिति आज़ादी की लड़ाई की थी। इस समय में भी जनता का अंग्रेजों के विरोध में जो संघर्ष चला, उसमें जनता को एकजुट करने में हिंदी की भूमिका अहम रही है। संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई हिंदी के माध्यम से चली थी, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी। उस समय कई महान नेता थे जिनकी मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रादेशिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर देश के हित में न केवल हिंदी सीखी बल्कि हिंदी का प्रचार व प्रसार भी किया। स्वतंत्रता सेनानी श्री पट्टाभी सीतारामैया जी जैसे कर्मठ हिंदी प्रेमी के लिए मछलीपट्टनम के डाकघर में हिंदी जानने वाले कर्मचारी को नियुक्त करना पड़ा, क्योंकि वे पते भी हिंदी में ही लिखते थे। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हिंदी पढ़ाना देशभक्ति का कार्य मानते थे। वे अपने हाथों में हिंदी की पुस्तकें पकड़ने को देशभक्ति का चिन्ह मानते थे। हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में महात्मा गांधी ने दिनांक 23 मार्च 1918 को इंदौर में 8वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि मेरा नम्र लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम हिंदी को राष्ट्र दर्जा और अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नहीं देंगे, तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक है। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी कहना था कि शायद हम में कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्हें इस बात का डर है कि हिंदी वाले हमारी मातृभाषा को छुड़ाकर उसके स्थान में हिंदी रखना चाहते हैं। यह भी निराधार भ्रम है। हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से किया जाता है वह आगे चलकर हिंदी में लिया जाएगा। अपनी माता से भी ज़्यादा प्यारी मातृभाषा को हम कदापि नहीं छोड़ सकते, किंतु भारत के विभिन्न प्रांतों के भाइयों से बातचीत करने के लिए हिंदी या हिंदुस्तानी तो सीखनी ही चाहिए। उनके अलावा हिंदी के प्रचार प्रसार करने वाले हिंदीतर नेताओं में गुजराती भाषी सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, मराठी भाषी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, तमिल भाषी डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती, बंगला भाषी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कन्नड़ भाषी रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, असमिया भाषी गोपबंधु चौधरी, तेलुगु भाषी पट्टाभी सीतारामैया, मोटूरू सत्यनारायण आदि के नाम आदर से लिए जा सकते हैं। इन सभी के प्रयासों से देश आज़ाद होने तक संपूर्ण देश की भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार हो चुका था। आज़ादी के पश्चात देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान में स्वीकार किया गया। इस कारण हिंदी का एक नया रूप विकसित हो पाया। राजभाषा के पद पर सुशोभित होने के बाद आरंभिक वर्षों में हिंदी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा प्रशासन के सभी विभागों के पारिभाषिक व तकनीकी शब्दकोशों का निर्माण करना पड़ा। इसके अतिरिक्त कई विज्ञान विधि तकनीकी विभागों के संबंध में प्रयोग होने वाले प्रारूपों, पद नाम, वाक्यांश, टिप्पणियां आदि को भी तैयार करना पड़ा, परंतु इस कार्य को सफलतापूर्वक गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि ने अन्य संस्थाओं से जुड़कर संपन्न किया। यह वह समय था जब कुछ संकीर्ण तत्व राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदी का विरोध कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदी के नए शब्दों पर हास परिहास कर रहे थे। यह हमारे पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माताओं का अदम्य साहस एवं सूझबूझ था कि उन्होंने अथक परिश्रम से नए शब्दों का सटीक निर्माण किया। इस प्रकार कई आरंभिक कठिनाइयों को पार करते हुए आज राजभाषा के रूप में हिंदी पूर्णतः सक्षम हुई है।
आज सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, विज्ञान, विधि, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मीडिया, अंतर्जाल आदि कई क्षेत्रों में हिंदी विपुल शब्द संपदा के साथ समृद्ध है। अब हिंदी में कर्मियों को ढूंढने की बहान अब हिंदी में कमियों को ढूंढने की बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। आज का दौर बहुत बदल चुका है। आज देश की परिस्थितियां बदली हैं। संकीर्णता की मानसिकता से लोग व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठ रहे हैं। अब की पीढ़ी हिंदी सीखने सिखाने में रुचि दिखा रही है। आज हिंदी एक आवश्यकता की वस्तु बन गई है। जैसे सामाजिक आर्थिक जरूरत की वस्तु हमेशा अपने आप विकसित होती है, वैसे ही हिंदी की मांग भी बढ़ रही है। सन 1955-65 के बीच चले संकीर्ण भावनाओं से ग्रसित हिंदी विरोधी आंदोलन अब नहीं है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण रोजगार तथा व्यापार के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदी को सिखाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक राजभाषा के रूप में हिंदी को भी मान्यता मिलने की संभावना है। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के ऊपर जाने वाले रोपवे ट्रॉली स्टेशन का एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है। उस पर लिखा है, आल्प्स पर्वत पर आपका स्वागत है। यह वाक्य विश्व की 5 भाषाओं में लिखा गया है, उनमें से एक भाषा हिंदी है। यह तथ्य साझा करने का अभिप्राय है कि हिंदी भाषा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यह अत्यंत उत्कृष्ट, समृद्ध एवं मधुर भाषा है। अपनी क्षेत्रीयता एवं संकीर्णता से ऊपर उठकर हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी बोलकर हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। महिला संत पेरम्मा भगवत उपासना में तल्लीन थी। तभी कई लोग उनकी कुटिया पर पहुंचकर उनसे मिलने का आग्रह करने लगे। पेरम्मा के शिष्यों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि उन्हें आवाज देने से उनकी उपासना में विघ्न पड़ेगा। अतः वे कुछ समय उपरांत लौटकर आए, परंतु अब तक पेरम्मा अपने ध्यान से उठ चुकी थीं। उन्होंने बाहर आकर लोगों की परेशानी का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि गांव में किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है। पेरम्मा बिना समय गंवाए उन लोगों के साथ चल दी और बीमार व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा में निरत हो गई। उन्होंने अपने शिष्यों को उस व्यक्ति के लिए जरूरी औषधि लाने के लिए भेजा, जिसे लेकर वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। अब उनके शिष्यों ने उनसे इस कार्य के लिए अपनी उपासना भंग करने का कारण पूछा, तो वह बोली, समस्त प्राणी ईश्वर का ही अंश है। उनकी सेवा ईश्वर की साक्षात उपासना है। पीड़ा निवारण करने से बढ़कर और कोई साधना नहीं हो सकती। राधे कृष्ण।